नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर एक खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। अब से 12 दिन पहले दुनिया भर के जाने माने कमोडिटीज गुरु जिम रोजर्स ने एक बात कही हिंदुस्तान के बारे में, और वो ये कि हिंदुस्तान के बाजारों से उनका मोह भंग हो गया है। उन्हें लगता है कि क्या अब हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहिए वाकई में, क्योंकि जो कुछ उम्मीदें थी उन्हें नई सरकार से वो कुछ होती नहीं दिख रही। और हिंदुस्तान को लेकर, यहाँ की इकोनॉमी को लेकर, हमारे सेंट्रल बैंक को लेकर, सरकार को लेकर कई सारे सवाल उन्होंने उठाए और उसके बाद उनका मूड बिगड़ता हुआ दिखा। कई बार ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर सवाल उठाते हैं जिन्हें हम सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन इस बार उनके इन सारे सवालों का जवाब दिया है एक खास हमारे एक्सपर्ट ने, जिन्हें आप जनरली बड़े शांत और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीलेश शाह की, जो एमडी और सीईओ है कोटक म्यूचुअल फंड के, जो पूरी तरह से हिंदुस्तान के बाजारों पर, यहाँ की इकोनॉमी पर, यहाँ की सरकारी पॉलिसी पर गहरी पकड़ रखते हैं। और बाजारों पर, दोनों ही तरह के बाजार, चाहे वो फिर डेट हो या इक्विटी, इनकी पैनी नजर है। और उन्होंने इसका एक बड़ा करारा जवाब दिया है जिम रोजर्स को अपनी स्टाइल में। उन पर हम बातचीत करेंगे, साथ ही बाजार और इकोनॉमी के डायरेक्शन पर भी। नीलेश भाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जिम रोजर्स कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना चाहिए। एक साल के सरकार के कामकाज के बाद बड़े निराश हैं, और आपने कहा है कि फिर से इंट्रोस्पेक्ट करें। आपने जो कहा है, तो कहाँ मिसमैच है? क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान अब निवेश के लायक नहीं है, और आप क्यों इतने बुलिश हैं? पहला तो एक ये है कि अगर आप देखें, एप्पल जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी है, उसने तकरीबन 19% डॉलर रिटर्न दिया है पिछले 25 सालों में। हमारी कई ऐसी कंपनीज है जो न एप्पल की ब्रांड के बराबर है, न जिनके कस्टमर एप्पल के जितने बराबर है, और जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल आज भी एप्पल से कहीं ज्यादा है। और उन कंपनीज ने एप्पल को इन सालों में आउट परफॉर्म किया है। तो दुनिया की सबसे सर्वाधिक वैल्यू वाली कंपनी को भी अगर हमारे छोटे मोटे बच्चे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस इकोनॉमी पे आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जिस तरह से आपने जो एक आर्टिकल लिखा जिम रोजर्स के इन सारे सवालों के जवाब में, और बड़ा वायरल हुआ इंटरनेट पर भी, और आपको जबरदस्त मैसेजेस आए, ईमेल्स आई, आपका व्हाट्सएप पूरी तरह से क्रैश हो गया। लेकिन ये बताएं कि क्या जिम रोजर्स वाकई में जो इतने निराश हो गए कि एक साल में कुछ नहीं हुआ, क्या ऐसा है? अगर आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ गई, फिस्कल डेफिसिट नीचे आ गई, महंगाई की दरें नीचे आ गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर हो गया, क्रेडिट रेटिंग में आउटलुक पॉजिटिव हो गया, सेविंग्स रेट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ गई, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, रुपी डॉलर के सामने डिप्रिशिएट हुआ है, बट बाकी करेंसीज के सामने अप्रिशिएट हुआ है। ये सारी चीजें बता रही है कि गवर्नमेंट ने कुछ तो किया होगा। उसके बगैर ये सारी चीजों में इतनी सुधार कैसे हो सकता था? एक बात जो आपने कही, जनरली वो कहते थे कि रेटिंग एजेंसीज हिंदुस्तान के बारे में सही राय नहीं रखती, और उसका आपने बहुत अलग तरीके से जवाब दिया। और कई बार आपसे पहले चर्चा में ये बात भी हुई कि जो रेटिंग हम डिजर्व करते हैं वो हमें कभी मिली नहीं। तो अगर आप रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री देखें, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा डेज से आज तक, तो भारत ने तो कभी किसी भी गोरे को डिफॉल्ट नहीं किया है। उसके बाद हमें कहा जाता है कि आपकी रेटिंग जंक रेटिंग से थोड़ी ऊपर है। हमारी गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशो देखो, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखो, तो हमें लगता है कि कई ऐसी कंट्रीज रहती है जैसे ग्रीस है, उसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो हर 25 साल पे डिफॉल्ट करेगा, बट उनकी रेटिंग हमसे ऊपर रहती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमने अपना केस रेटिंग एजेंसीज को उस तरह सुपुर्द नहीं किया है, उस तरह पेश नहीं किया है कि वो हमारी स्ट्रेंथ्स को देख सकें। आप अगर सोने को देखें तो दुनिया का सबसे ज्यादा सोना भारत के पास है, और जो भारतीयों का सोना है वो भी कुछ हद तक तो भारतीय गवर्नमेंट का ही कहा जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली भारत को ओन तो भारतीय लोग ही करते हैं। तो ये जो $1.5 ट्रिलियन का सोना है, उसको रेटिंग एजेंसीज अपनी बैलेंस शीट में कहाँ पे काउंट करते हैं? डेट में काउंट करते हैं या एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं? हमें बोला जाता है कि आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बट अगर हम सोने की इंपोर्ट को कंजम्पशन की जगह पे इन्वेस्टमेंट्स में काउंट कर लें तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कम हो जाती है। तो ये जरूरी है कि हम अपने केस को अच्छी तरह से फॉरेनर्स के पास, रेटिंग एजेंट्स के पास पेश करें, उन्हें बताएं कि इंडिया एक बड़ी लार्ज कंट्री है, और यहाँ पे मतलब अगर आप स्केल को देखें, साइज को देखें, कॉम्प्लेक्सिटीज को देखें, तो इसको
देखने के कुछ अलग मायने रखने पड़ेंगे। मतलब एक सिंपल सी चीज है, आज अगर कोई आदमी भारतीय रेलवे पे ट्रैवल करता है तो ये कह सकता है कि अरे स्विट्जरलैंड के रेलवे के सामने या ऑस्ट्रेलिया के रेलवे के सामने ये बराबर नहीं है। बट जब हम पूरे स्विट्जरलैंड के पॉपुलेशन से ज्यादा और पूरे ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों को हमारी ट्रेन में एक दिन में घुमाते हैं तो फिर थोड़े तो मायने अलग रखिए इस साइज के, इस स्केल के। अगर पूरे जो इंडियन रेलवे के पैसेंजर्स है वो ऑस्ट्रेलिया में चले जाए तो पूरी कंट्री डूब जाएगी शायद वहां पे। बिल्कुल, ये लॉजिकल है और कि कंपैरिजन आप किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सेंट्रल बैंक को लेकर जिम रोजर्स ने टिप्पणी की और मैं खास तौर से इस पर इसलिए राय लेना चाहता हूं, उनका ये कहना था कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बेकार हैं। हिंदुस्तान में उनका ये कहना था कि शायद कम बेकार हैं। आपने इकोनॉमी को बहुत नजदीक से देखा है, डेट मार्केट पर आपकी गहरी पकड़ है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पर आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। क्या वाकई में ये ऑब्जर्वेशन सही है या बिल्कुल उल्टा है? ये बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है। बाकी बाहर की दुनिया में जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है वो कुछ हद तक आइदर बॉलर रहते हैं या बैट्समैन रहते हैं या विकेट कीपर रहते हैं या फील्डर रहते हैं। हमारे जो सेंट्रल बैंक गवर्नर है वो तो सेम बॉल के ऊपर विकेट कीपर भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, फील्डर भी है। तो इनके पास जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बहुत ज्यादा है। बाहर की दुनिया में सेंट्रल बैंक गवर्नर को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, भारत के सेंट्रल बैंक गवर्नर को महंगाई के दरों को कम रखना है, बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी रखनी है, रूपी को कंट्रोल में रखना है, ग्रोथ को बढ़ावा देना है। और ये सारी चीजों को उन्हें इस बखूबी निभाना है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है रेट के, ग्रोथ के, महंगाई के, वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करे। बाहर की दुनिया में इकोनॉमी पूरी ट्रांसपेरेंट है, कुछ हद तक वहां पे कैश सिस्टम नहीं है, पैरेलल इकोनॉमी नहीं है। हमारी दुनिया में मतलब कैश सिस्टम भी है, पैरेलल इकोनॉमी भी है। सो कुछ हद तक जो मतलब बाहर की दुनिया के गवर्नर से उनके जॉब्स थोड़े आसान है, हमारे गवर्नर्स के जॉब तो बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ हद तक आप ये कह रहे हैं कि हमारे गवर्नर सचिन तेंदुलकर की तरह हैं जिन्होंने अच्छी बेस्ट क्वालिटी बैटिंग अटैक के सामने इतने रन्स बनाए, जबकि दूसरे गवर्नर्स के लिए पिच भी अच्छी थी और सामने बॉलर्स भी कमजोर थे। तो हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब इकोनॉमी से जुड़े कुछ मुद्दों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जिस तरह से क्रूड के दाम अब तेजी से बढ़े और करेंसी में कमजोरी आई, क्या संकेत दे रहा है? क्या जो एक बहुत अच्छा समय हमारे लिए चल रहा था जिसे हम एंजॉय कर रहे थे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट भी काबू में आ रहा है और ये सिचुएशन भारतीय बाजारों के लिए सबसे बेहतरीन है, इकोनॉमी के लिए बेहतरीन है, अब वहां पर दिक्कतें हैं या सिर्फ सावधान होने की जरूरत है? सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए, बट इस बार के बजट में हमने जो क्रूड की प्राइस एस्टिमेट की है वो $70 की है और क्रूड में 30% रिकवरी आने के बाद आज वो $70 से तो नीचे ही है। सो कुछ हद तक हमारी गवर्नमेंट ने ये रिकवरी को ऑलरेडी प्राइस कर चुके हैं। तो इस क्रूड प्राइस की मूवमेंट की वजह से फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड चीज, अगर हम हमारी इकोनॉमी को देखें तो ये आज भी मतलब ग्रोथ कर रही है और ये जो ग्रोथ कर रही है वो क्रेडिट के बगैर, डेट के बगैर कर रही है। लोग कहते हैं चाइना ने मिरेकल कर दिया, बट चाइनीज डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखें सही तरीके से तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बैंक की तरफ से कुछ 120 से 130% आता है और अगर हम पीएसयू एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की बोरोइंग को काउंट कर ले तो तकरीबन 180% आता है। हमारे वहां वो नंबर 40 से 60% के आसपास आता है। तो अगर आप क्रेडिट इकोनॉमी में देंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज, अगर आप महंगाई की दरों को देखें तो इस वक्त वो महंगाई की दरों को कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक हमने मनी सप्लाई ग्रोथ को कंट्रोल में रखा है। आपने 12% मनी सप्लाई ग्रोथ रखी है जो 2003 के बराबर है। अब 2003 में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब मनी सप्लाई ग्रोथ को कंट्रोल में रखा तो उसके पीछे पीछे जब वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई तो 2004, 2005, 2006, 2007 ये 5 साल इकोनॉमी 8% से ज्यादा बढ़ी। अब हम भी वो बेस बना रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करके कि आने वाले समय में जब मनी सप्लाई ग्रोथ बढ़ेगी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी। इस खास बातचीत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारी चर्चा जारी रहेगी नीलेश शाह के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है हमारे खास मेहमान नीलेश शाह, एमडी और सीईओ कोटक म्यूचुअल फंड के। एक और जहां बेमौसम बरसात हुई है, कमजोर मानसून की आशंका है,
रुपए में जो कमजोरी होती दिख रही है, फिर क्या ब्याज दरें घटने का जो सिलसिला थोड़ा थमता हुआ नजर आएगा? अगर आप मॉनसून के बारे में देखें तो 2 एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है। एक ने 91% मॉनसून की प्रिडिक्शन की है, एक ने 102%। आप 102 वाले को भूल जाए, खाली 91 वाले को देखें। लास्ट ईयर हमारी मॉनसून 88% थी। इस बार की मॉनसून लास्ट ईयर की मॉनसून से तो अच्छी ही है। बिल्कुल। इससे जो एक मतलब माहौल भय का हो चुका है कि अरे मॉनसून खराब है, वो सही नहीं है। आप लास्ट ईयर से अच्छा मॉनसून देखने वाले हैं। सेकेंड थिंग, हो भी सकता है कि आने वाले कुछ समय में मॉनसून और भी सुधर जाए। सेकेंड चीज रुपये के ऊपर है। आज हम रुपये को डॉलर के सामने देखें तो इस वक्त भी वो इमर्जिंग मार्केट सेक्टर में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी होगी। ये पहला समय ऐसा है कि जब रुपये ने यूरो के सामने, येन के सामने और जीबीपी के सामने अप्रिशिएशन किया है और उसकी इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर पड़ी है। अब हमारी महंगाई के दर कम हो रहे हैं, बट फिर भी वो दुनिया की महंगाई के दर से ऊपर ही है, तो रुपये को डेप्रिशिएट होना जरूरी है। इस वक्त रुपये ओवर वैल्यूड है और ये जो करेक्शन हो रही है रुपये में, वो उस करेक्शन को ब्रिज कर रही है, जिस वजह से हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिले। लेकिन जो फिर से लोग 68 से $70 की रेंज की बात कर रहे हैं रुपए की, क्या उतना करेक्शन या उतना डेप्रिसिएशन होना जरूरी या हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अगर लोग पैनिक करा दे, लोग एक दूसरे को भय में ला दे, तो टेम्पररी तो कुछ भी हो सकता है। बट क्या रुपये की फेयर वैल्यू 70 के आसपास है? ऑफकोर्स वो 70 के आसपास है, बट वो आज नहीं है, वो शायद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद है। तो आप एक बार रुपये को धक्का मार के, मार्केट को मैनिपुलेट करके, लोगों को डरा धमका के उस तरफ ले भी जाएंगे तो वो वापस बाउंस बैक हो जाएगा। और हमने देखा था कि मई 2013 में जब रुपये 68-70 की तरफ गया था तो बाउंस बैक में 58 की तरफ भी आ गया था। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतिए, अपने जो इकोनॉमिक केस है उसको लोगों को समझाइए, अपनी इकोनॉमी को इतनी सुदृढ़ बनाइए कि इन्वेस्टर्स सामने चल के हमारे पास आए कि अच्छा, भारतीय इकोनॉमी में मुझे पैसा लगाना है। और इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, जब इन्वेस्टर्स चलकर सामने आए तो सरकार के एक छोटे से कंफ्यूजन की वजह से बड़ी दिक्कतें हो गई। वो था FIs पर मैट का मुद्दा जो इस बजट में हुआ। अब कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की, शाह पैनल का भी गठन हुआ है, आगे के लिए तो क्लेरिफिकेशन आ ही चुके हैं, अब पीछे के लिए कैसे क्या होगा? क्या ये वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है कि FIs ने 16 दिनों में 16,000 करोड़ की बिकवाली कर डाली? डेफिनेटली ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। एंड कोई भी इन्वेस्टर हो, उसे अनसर्टिनिटी से हमेशा डर लगता है। और ये जो फंड है उसमें इन्वेस्टर कॉमन नहीं रहते हैं। किसी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया, 4 साल पहले निकल गया, किसी ने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया, अब निकल गया। जो आज के इन्वेस्टर है, अगर उनके ऊपर आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा देते हो तो जो इन्वेस्टर निकल गए उसका नुकसान ये लोग क्यों भरे? तो वो जो फंड मैनेजर्स है वो अपने इन्वेस्टर्स को क्या कहें? तो ये जो हम करते रहते हैं कि हर समय के ऊपर जाके FIs की टैक्सेशन के ऊपर, मॉरिशस टैक्स ट्रीटी के ऊपर बात करते हैं, फिर मार्केट 10-15% गिर जाता है और फिर हम जाके कहना चालू करते हैं नहीं ये तो गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हमें पास्ट एक्सपीरियंस में से सीख लेनी चाहिए कि हम सभी इन्वेस्टर्स के पैसों को रिस्पेक्ट दें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनको जो भी टैक्सेशन रिलेटेड आपको करना है, पास्ट में जो हो गया उसे भूल जाइए। फ्यूचर में आपको जो चेंज करना है उसको आगाह करिए, उसको नोटिस करिए, टाइम दीजिए और बाद में इम्प्लीमेंट करिए। आई थिंक जब तक हम ये मैसेज FIs को कन्विंसिंगली वंस एंड फॉर ऑल नहीं दे सकते कि आपके पैसे की हमें रिस्पेक्ट है, आपको टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी इश्यू कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगेगा, सिर्फ फ्यूचर इफेक्ट से लगेगा, और वो भी हम आपको आगाह कर देंगे, आपको कन्विंस करेंगे कि क्यों हमें ये करने की जरूरत है और उसके बाद ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये मैसेज पत्थर की लकीर की तरह लोगों को कन्विंस कर ले तो एक बहुत बड़ी रीजन जो हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी की वो पीछे चली जाएगी। तो क्या आप कह रहे हैं कि बाजार ने ओवर रिएक्शन दिया है? जिस तरह का करेक्शन हुआ है, 8,000 निफ्टी पर आ गया है, ओवरसोल्ड है, ओवर रिएक्शन है या फिर रीजनेबल है, ये होना था? बाजार का रिएक्शन जो था वो ये है कि अराउंड 9,000 निफ्टी पे हम तकरीबन 17 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पे चले गए थे। वो थोड़ा मतलब फेयर वैल्यू के ऊपर जा रहा था, वो भी थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं था।
एंड अगर अर्निंग्स रिकवरी आ जाती या लोगों की रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम हो जाती तो शायद वो 17 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग को चला लेते हैं। अब ये ऑलमोस्ट आ गया है 15.5 टाइम। सो 15.5 टाइम पे भी अभी ये फेयर वैल्यू के पास है, बट 17 की कंपेयर में ये अट्रैक्टिव हो चुका है। जो करेक्शन हुआ है वो कुल मिला के मतलब 10-11% का हुआ है। अब जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतने मूवमेंट तो आते ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे, बट एक जो मैं कहना चाहता हूं कि फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चालू करें तो ये आपको और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के सामने अच्छा रिटर्न देगा। कुछ हद तक अगर हम ये सारी नॉइस को निकाल दे तो लोगों ने कहा है कि भाई ये जो सेकेंड हाफ 2015 था उसमें जो रिजल्ट्स आए कॉर्पोरेट के उसमें हमें मजा नहीं आया। पहले जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें 7% ईयर ऑन ईयर नेगेटिव ग्रोथ हुआ प्रॉफिट का, और अब तक के जो नंबर आ रहे हैं अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को काउंट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट आ रहे हैं, कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। एक, हमने जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने मनी सप्लाई ग्रोथ को 12% के आसपास रखा है, तो उस वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी हो गई है, इंडस्ट्री के पास कैश नहीं है और ब्याज की दरें थोड़ी ऊपर है। सेकेंड चीज, ये जो इन्वेंट्री लॉसेस हुई कमोडिटी प्राइस ड्रॉप की वजह से, तो उस वजह से लोगों ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्वेंट्री लॉसेस को ले लिया है। तीसरी चीज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है इकोनॉमी में, जैसे कि जो नई कैपेसिटी आई उसके ऊपर उतनी डिमांड नहीं आई है बिकॉज गवर्नमेंट ने कुछ हद तक स्पेंडिंग कम कर दी थी। तो ये सारी चीजों ने मिला के हमारे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को डिप्रेस करके रखा है। बट आने वाले साल में FY16 और FY17 में आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ेगी तो मार्जिन अच्छा होगा। ये कमोडिटी प्राइसेस जो गिरी है उसका इन्वेंट्री लॉसेस अब खत्म हो गया, तो अब धीरे धीरे वो अच्छे मार्जिन्स में या हायर वॉल्यूम में दिखेगी। RBI धीरे धीरे करके मनी सप्लाई ग्रोथ को बढ़ाएगी तो वर्किंग कैपिटल ईज हो जाएगी, ब्याज की दरें कम होगी तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा होगा। गवर्नमेंट जो इस वक्त रोड सेक्टर पे, रेलवे सेक्टर के ऊपर, माइनिंग सेक्टर के ऊपर स्पेंडिंग कर रही है, उनको एनकरेजमेंट दे रही है, तो इकोनॉमी में एक रिवाइवल सी आएगी। और अगर ऑयल प्राइस आसपास ही रहे करंट मार्केट प्राइस के और मॉनसून जैसा प्रिडिक्शन उस हिसाब से 91% या 92% आ जाए तो मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जो एक थोड़ी ढिलास आ गई है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। और FY16 और FY17 में आप अगर अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो FY15 के 5% अर्निंग्स ग्रोथ के सामने FY16 में 10 से 12% आ जाएगा और FY17 में ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा आ जाएगा, और उस वजह से मार्केट को एक सपोर्ट मिलता रहेगा। इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार भी हम बातचीत करेंगे नीलेश शाह से बाजार पर, इकोनॉमी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है हमारे खास मेहमान नीलेश शाह, MD और CEO कोटक म्यूचुअल फंड के। साल की शुरुआत में जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था तब आपका कहना था कि 2015 में आपको बहुत ज्यादा तोड़फोड़ रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। तो अब जब ये एक हेल्दी करेक्शन हो गया है, बाजार अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं, तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा डाउन साइड रिस्क नहीं है और इन फैक्टर्स को देखते हुए बाजार में पैसा लगाने का मौका है? जब हमने साल की शुरुआत में बात की थी तब यही कहा था कि आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर लीजिए और आपके पैसे को 2 पार्ट में कर दीजिए, एक जो SIP होता रहे और दूसरा जो आपकी करेक्शन हो तब निवेश करें। अब जो हम कहने जा रहे हैं वो ये है कि मार्केट अब फेयर वैल्यू में थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया है, बट एकदम कोई सस्ता नहीं हो गया है जैसा वो 2013 में था। बट यहाँ से अब मतलब निवेश करें आप तो डेफिनेटली 2 साल के होराइजन के ऊपर आपको अच्छे रिटर्न बनने की उम्मीदें 1 महीने से ज्यादा हो गई है। एंड अभी भी हमारा निवेशकों को यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पैसे को SIP की तरह इन्वेस्ट करें और कुछ पैसे को करेक्शन के टाइम पे इन्वेस्ट करें, जो कि अब हुआ है। तो शुरुआत क्या फिर डिफेंसिव शेयरों के साथ की जाए? IT और फार्मा, चूंकि आप कह रहे हैं कि रुपया थोड़ा और शायद कमजोर हो तो भी गलत नहीं है, तो फिर क्या ये फायदा भी मिलेगा इन शेयरों में, करेक्शन भी अच्छा हुआ है? सो अनिल जी, मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है अब रिटेल इन्वेस्टरों से कि अगर आपको टीवी देख के ये पता करना है कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। देन यू आर नॉट वर्थी ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट डायरेक्टली। एंड मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ इसलिए शायद मैं ये कह रहा हूँ, बट उस रीजन को मद्देनजर रखते हुए भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास अपने पोर्टफोलियो में
टाइम देने की, आपको इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, आपकी मतलब रिसर्च कैपेबिलिटीज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। आज 78 लाख इंडियंस हैं जो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एंड मेरे हिसाब से मतलब ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। दूसरी एक चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, प्रोविडेंट फंड्स को इक्विटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने परमिशन दी है। 0 से 15% की जो लिमिट थी वो आज 5 से 15% हो गई है। आज की तारीख में EPFO के पास 6 लाख करोड़ का कॉर्पस है, और जो EPFO के बाहर प्राइवेट प्रोविडेंट फंड है उनका भी तकरीबन 6 लाख करोड़ का कॉर्पस है, 12 लाख करोड़ का कॉर्पस है। और आप ये सोचिए कि 5 साल के बाद वो 15% अलोकेशन के ऊपर पहुंच जाए। मैं 5 साल का कंट्रीब्यूशन नहीं काउंट कर रहा हूं, बट ये आज के कॉर्पस के ऊपर 12 लाख पे 15%, 1,80,000 करोड़ होता है। 1,80,000 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड का आने वाले 5 साल में इक्विटी मार्केट में आएगा। अब ऐसे रिटेल इन्वेस्टर आपके पास चॉइस है, आप उस पैसे के आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बाद में करना चाहते हैं। लेकिन एक और बात की जहां से हमने शुरुआत की जिम रोजर्स के बयान के साथ, और अंत भी वहीं पर करना चाहता हूं। जिम रोजर्स गोल्ड खरीदना चाहते हैं और आप गोल्ड खरीदने के एकदम विरोधी हैं इस वक्त, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों को जो गोल्ड खरीदने का मोह है इस वक्त वर्थ नहीं है वहां पैसा लगाना। सो जिम रॉजर्स डेफिनेटली गोल्ड खरीदना चाहिए, बिकॉज वो अगर गोल्ड खरीदेंगे तो ही गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट रहेगा। तो मुझे भारत को छोड़ के बाकी सारे लोग गोल्ड खरीदे वो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गोल्ड खरीदते रहिए, बिकॉज अगर हम बेचने निकले तो कोई लेने वाला तो चाहिए। लेकिन शायद वो भी तब तक ही खरीदेंगे जब तक हम बेचने का मूड न बनाए। लेकिन इन शॉर्ट इक्विटी बेस्ट एसेट क्लास है इस करेक्शन के बाद। डेफिनेटली, मतलब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, एक मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। और इक्विटी में अगर आप निवेश करें सिर्फ 2 साल के व्यू से भी, तो भी मेरे हिसाब से आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, साफ तौर पर नीलेश भाई ये कहना कि इस शोर शराबे में जहां FIs नाराज है, बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं, कमजोर मॉनसून की बात हो रही है, इकोनॉमिक रिकवरी पिकअप नहीं होती दिख रही है, रेट कट डिले हो सकते हैं, इन सब बातों के बीच में इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को और हिंदुस्तान की बड़ी स्टोरी को ना भूलें। पैसा लगाने का मौका है ये जो बाजार करेक्शन दे रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्शन हो, लेकिन उसके लिए तैयार रहें, चाहे SIP के तौर पर, या फिर अगर अब तक आप बाजार में न उतरें तो फिर पैसा लगाएं 2 साल के व्यू से, और बेहतर होगा अच्छे म्यूचुअल फंड्स पसंद करें और वहां पैसा लगाएं। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का आपने एक बड़ा अनुमान लगाया है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए आगे बेहतर होने का और बाजारों में तेजी का, वो सही साबित होती हुई दिखे। इस खास शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।